हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 25 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 26 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना दोस्तों 26 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है, 150 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुल 6 भाग है और 6 भागों के माध्यम से अपन ये मॉडल पेपर है वो देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा से संबंधित अपन 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न है वो इधर उधर नहीं है। और कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको सुनने की कोशिश करना है, सुनने से ज्यादा याद होते हैं। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान की स्थानीय भाषा में गतिशील रेत के टीले को क्या कहा जाता है? बताइए, राजस्थान की स्थानीय भाषा में गतिशील रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोलते हैं धरियन। क्या बोलते हैं? धरियन बोलते हैं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धरियन। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बताइए कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बनास बाणगंगा बेसिन ये इसके अंतर्गत आती है, मध्य माहिन बेसिन ये भी आती है दोस्तों, चंबल बेसिन भी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन लूणी बेसिन है वो नहीं आती। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कहाँ DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों ये जलवायु वर्गीकरण है DAW, ये थोंटवेट की जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है दोस्तों। तिवार्थी, थोंटवेट और कोपेन ये तीनों के जलवायु वर्गीकरण दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो ये थोंटवेट की जलवायु वर्गीकरण है DAW। और दोस्तों कहां पर ये DAW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला दोस्तों जिला है वो कौन सा है? तो वो जिले हैं दोस्तों बूंदी, सवाई माधोपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिट्टी के प्रकार हैं तो दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिडी सोल्स मृदा, एरिडी सोल्स मृदा यानी कि जिसको अपन बालू मृदा बोलते हैं, जिसको अपन बालू मृदा बोलते हैं, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इनसेप्टी सोल्स, इनसेप्टी सोल्स दोस्तों ये पथरीली मृदा है, उसको बोलते हैं इंसेप्टी सोल्स। और ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, यानी कि जैसे कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों ये सिरोही। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, अर्ध शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है, इंसेप्टी सोल्स मृदा। और अल्फी सोल्स मृदा है, ये जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं। और ये मृदा है ये दोस्तों उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले जिलों में ये मिलती है, यानी कि दोस्तों आप बोल सकते हैं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इन क्षेत्रों में मिलती है दोस्तों ये। और वर्टिसोल्स दोस्तों, ये वर्टिसोल्स होती है, ये काली मृदा जिसको बोलते हैं वो होती है दोस्तों ये वर्टिसोल्स है। और ये कहाँ मिलती है? तो ये हाड़ौती के क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और दोस्तों ये कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यानी कि आर्द्र एवं अति आर्द्र
हो जाएगा दोस्तों, इसमें इन जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पहले से सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा मित्रों। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अलवर के अंदर दोस्तों साबी और रूपारेल नदी बहती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उदयपुर के अंदर बनास और बेटस बहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। करौली के अंदर दोस्तों जगर और गंभीरी नदी बहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में दोस्तों यहाँ पे बाणगंगा और मोरेल दे रखा है। अब दोस्तों डूंगरपुर कहाँ, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और बाणगंगा है जिसको दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये बैराट की पहाड़ी से निकलती है, जो कि वर्तमान में कोटपुतली बेरोड जिले में है। तो ये डूंगरपुर इसमें ये गलत दे रखा है दोस्तों। और मोरेल नदी है, ये भी दोस्तों जयपुर जिले के बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है ये। तो ये यहाँ पर ये युग्म है वो दोस्तों असुमेलित है ये। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, बताइए नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील, उदयपुर में बना हुआ है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से है, तो झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, इन जिलों में दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कोटा, बारां, झालावाड़ दे रखा ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है। राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें बाड़मेर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है, बताइए साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 66.1% या 66.11%, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में आपको 66.1 भी मिल सकता है और 66.11 भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास पाई जाती है। खस घास है वो कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। खस घास का उपयोग है, यानी कि खस घास की जड़ों से दोस्तों सुगंधित तेल निकाला जाता है जिससे इत्र बनाया जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये घास है ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में ये पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नाहरगढ़ जैविक पार्क में रानी बागिन ने पहली बार 5 शावकों को जन्म दिया है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नाहरगढ़ जैविक पार्क में रानी बागिन ने पहली बार 5 शावकों को जन्म दिया है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर है, तो ये जयपुर में है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जोधपुर जिले के मथानिया नामक स्थान पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है। ऊर्जा परियोजना का जो आधार है वो क्या है, तो दोस्तों वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, माही बहुउद्देशीय परियोजना है, ये राजस्थान व गुजरात राज्यों की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इसमें राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 45% है और 55% है वो गुजरात का हिस्सा है। तो ये दोस्तों परियोजना है ये बांसवाड़ा में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये बांसवाड़ा में जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है उस पर यह परियोजना स्थापित है, बी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये पथ परिवहन निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये 1 अक्टूबर 1964 को ये स्थापना हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1964 दे रखा है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं दोस्तों किसको, रेड टोंक को। किसको बोलते हैं, रेड टोंक को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में मिलता है, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा रचित ग्रंथ है ये? तो दोस्तों ये पद्मनाभ के द्वारा रचित है। आप सभी को पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। दोस्तों जालोर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना दुर्ग। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जालोर दुर्ग तभी जीता जा सकता है जब अपन सिवाना के दुर्ग को जीत लें। तो दोस्तों 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर कब्जा कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और फिर 3 साल लगे फिर भी। 1311 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उसका वर्णन है वो कानड़दे प्रबंध में मिलता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए दूतों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो एक ट्रिक है, ट्रिक मैं काफी बार बता भी चुका हूं। जमा बटो, जय मां भय टो, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। जय से हो जाएगा जलाल खां, मां से हो जाएगा मान सिंह, वह से हो जाएगा भगवंत दास, और टो से हो जाएगा टोडरमल। तो जमा भटो। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एक यानी कि पहला नंबर का जो जलाल खान गया था ये 1572 में गए थे, बाकी तीनों के तीनों है वो 1573 में गए थे। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित जीज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन है? तो वो है सवाई जयसिंह। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जयसिंह। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा ए बकायत होता था जो राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा ए बकायत होता था जो जो दोस्तों अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गोना रस्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये गोना रस्म है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों विवाह से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। तो वो क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी थे, बिल्कुल सही है। लोहिया जाट भी थे, बिल्कुल सही है। कर्णा मीणा भी थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का जो श्रेय है वो किस रियासत को जाता है? ये जाता है दोस्तों कोटा रियासत को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा रियासत को। उस समय राम सिंह थे दोस्तों शासक वहां के। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना कहां पर हुई थी? अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों बंबई में। कहां पर हुई थी? बंबई में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंबई में हुई थी। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो वो था दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन में। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था दोस्तों किसने? तो किशोरी देवी ने 1934 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किशोरी देवी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और इसका रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है हम सीडो, हम सीडो बोलते हैं उसे। ठीक है, हम सीडो। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न है, नागौर में निम्नलिखित में से किस सूफी संत की मजार है? बताइए किस सूफी संत की मजार है नागौर के अंदर? तो ये संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है दोस्तों वहां पर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वह किला कौन सा है जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? वह किला कौन सा है जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो था दोस्तों चूरू का किला। कौन सा? चूरू का किला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूरू का किला। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी क्या है? लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बादला, ये पानी की बोतल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बादला। और बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों जोधपुर के। यहाँ पर जयपुर दे रखा है, ये गलत दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। दूसरा देखिए मसूरिया साड़ी कोटा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मसूरिया साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। तो बी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नमदे दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है, जोधपुर इसमें गलत दे रखा है। तलवार है वो दोस्तों सिरोही की प्रसिद्ध है, अजमेर इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो थे जानकीलाल भांड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं दोस्तों किसे? तो ये कहते हैं किराड़ू मंदिर को, किराड़ू मंदिर को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किराड़ू मंदिर को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए चावंड शैली के दोस्तों, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो रागमाला का संरक्षण है वो किस शासक के संरक्षण में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अमर सिंह प्रथम के। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम के। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह के किस दरबारी कवि ने राम रासा की रचना की थी? राम रासा की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट। कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट ने राम रासा की रचना की थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राठी व नहेड़ा निम्न में से किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी व नहेड़ा निम्न में से किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों मेवाती की ये उपबोलियां है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है बताइए? तो वो है इसमें दोस्तों राजमती। ठीक है, राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बिसलदेव और दोस्तों परमार शासक थे भोज, उनकी पुत्री राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। इसके 4 भाग है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना है और दूसरी तरफ साहित्यकार है, तो गलत युग्म को दोस्तों अपने को यहाँ पर चुनना है। बादली, दोस्तों यहाँ पर चंद्र प्रकाश देवल दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। दोस्तों ये जो बादली है, ये साहित्यिक रचना किसकी है? तो ये चंद्र सिंह बिरकाली की है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर और डिट्टो का डिट्टो पूछा गया है, तो ये चंद्र प्रकाश देवल है वो गलत हो जाएगा, चंद्र सिंह बिरकाली आएगा इसके स्थान पर। और राधा जो रचना है ये सत्य प्रकाश जोशी की है। एक बीननी दो बीन ये नथमल जोशी की है। बादा में भूगोल ये हरीश बादानी की रचना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म गलत है। 39 नंबर का प्रश्न है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो थे दोस्तों विजयदान देथा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, सुंदर विलास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों वो थे सुंदरदास जी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराध्या आदर्श अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 2, और भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 1 के अंदर अपन ने 40 प्रश्न है वो पढ़े थे दोस्तों। अब अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, 9 वर्षीय कियाना परिहार ने ग्रीस में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर की है दोस्तों, ये कियाना परिहार। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर की है। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अजमेर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर में है। 43 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी तथा सोन चिड़िया निम्नलिखित में से किसके उपनाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी तथा सोन चिड़िया निम्नलिखित में से किसके उपनाम है? तो किसके उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उपनाम है दोस्तों किसके? तो ये गोडावन के उपनाम है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, 1981 में इसे घोषित किया गया था। 44 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों देखिए बैजनाथ महाराज, सीन काफ निजाम और बैतुल बेगम, इन तीनों को दोस्तों पद्मश्री सम्मान है वो दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? तो दोस्तों कब तक प्रभावी रहेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक दोस्तों ये प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, सूती वस्त्र मिल महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये स्थित? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये पाली में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और 1939 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी महाराजा श्री उम्मेद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ निम्नलिखित में से है? तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान निधन हुए, देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना मित्रों,
देख सकते हैं आप, ये कूट भाषा में उत्तर देना है। तो राजस्थान के दोस्तों ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। ठीक है, एक थे दोस्तों दरबारा सिंह, दूसरे थे निर्मल चंद जैन, तीसरे थे शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथी थी दोस्तों श्रीमती प्रभा राव। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह और दोस्तों एस के सिंह यानी कि शैलेंद्र कुमार सिंह, तो ये सारे के सारे हैं कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ था। तो यहाँ पर इसमें कोट भाषा में उत्तर देना है तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो किससे है, तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्य सचिवालय के अधिकारियों के क्रम को सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित राज्य सचिवालय के अधिकारियों के क्रम को सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे क्रम में इनको जमाना है। ये 4 क्रम है दोस्तों, जिसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर होता है दोस्तों मुख्य सचिव। ठीक है, ये आएगा दोस्तों 1 नंबर पे। उसके बाद में आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर उसके बाद में आएगा प्रमुख शासन सचिव और फिर आएगा दोस्तों इसमें सचिव। तो अब इसके बाद में दोस्तों इसका नंबर आएगा विशिष्ट सचिव का, फिर आता है दोस्तों 5वें नंबर पे विशिष्ट सचिव। ठीक है, क्रम की अगर मैं बात करूं तो ये विशिष्ट सचिव ये आएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 2 नंबर पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें उप सचिव। ठीक है, उप सचिव आएगा दोस्तों ये 3 नंबर पे और फिर आएगा दोस्तों ये सहायक सचिव ये 4 नंबर पे। वैसे दोस्तों ये क्रम है वो 9 का है, 9 पद क्रम है ये। सबसे पहले मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव और फिर जिसको अवर सचिव भी बोल सकते हैं, और फिर सबके लास्ट में आएगा दोस्तों सहायक सचिव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है। राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं दोस्तों किसे, तो ये झालावाड़ को कहते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए, उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है वो परियोजना है तो दूसरी तरफ संबंधित संस्थान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड। दोस्तों राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड ये किससे संबंधित संस्थान है ये, तो ये JICA जापान, JICA जापान से संबंधित ये संस्थान है। तो यहाँ पे पहले का 4 हो जाएगा। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा पोषित है, तो ये दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड बैंक आ जाएगा इसमें। और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है, ये दोस्तों ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये इसमें ADB आ जाएगा। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये दोस्तों जर्मनी की कंपनी है KfW। ठीक है, उससे पोषित है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नांकित संस्थाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त संस्थाओं में से कौन से स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं है, बताइए। निम्नांकित संस्थाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त संस्थाओं में से कौन से स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान
शिक्षा विभाग की दोस्तों संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो होती है, एक राजकीय होती है और एक स्वायत्त शासित संस्था होती है। तो यहाँ पर देखिए RSCERT उदयपुर, RSCERT उदयपुर ये बिल्कुल स्वायत्त शासित संस्था है। डाइट डाइट नहीं है दोस्तों, डाइट एक राजकीय संस्था है। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें कौन सी ये पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है, लेकिन ये राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर ये नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी स्वायत्त शासित संस्थाएं नहीं है, तो इसमें 2 और 4 है, ये दोनों संस्थाएं हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 व 4। 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निर्देशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निर्देशालय का गठन है वो कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1966 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1966 में। नहीं नहीं, 1950 में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निर्देशालय का जो स्थापना है वो दोस्तों 1950 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1950। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? बताइए। NCFSE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो दोस्तों ये 2020-21 तैयार की जाएगी, तो ये NCERT के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, NCERT के द्वारा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्माइल 3.0 में शामिल नहीं है? 3.0 में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसमें देखिए शिक्षा दर्शन है, समर्थ अभियान है, आओ घर से सीखे है, लेकिन राज शिक्षा नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे, प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 के अनुसार RTE 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है। बताइए, दुर्लभ वर्ग के बालकों के अभिभावक या अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है, तो कितनी मानी गई है? तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए मानी गई है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? तो क्या पदनाम होता है? तो दोस्तों पदेन सदस्य सचिव। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा या कौन से कथन है वो सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की 23 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें 23 की जगह 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी, ये गलत हो जाएगा। बाकी विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष अभिभावक होगा, बिल्कुल सही है। ये कक्षा 1 से 8 तक प्रबंध समिति है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच इस समिति का पदेन सदस्य होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें ए नंबर का गलत हो जाएगा, 23 की जगह 16 आना चाहिए था। 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में शिक्षा संकुल
स्थित राजीव गांधी विद्या भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में शिक्षा संकुल स्थित राजीव गांधी भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों क्या किया गया है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर भवन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? बताइए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कोटा में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, देश की पहली मेंटोर इंडिया एकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की प्रकृति शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की प्रकृति शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने तलवारबाजी में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अमेरिका में आयोजित होने वाले विश्व बैंक यूथ समिट अमेरिका में आयोजित होने वाले विश्व बैंक यूथ समिट 2025 के लिए राजस्थान के सालक खान का चयन किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर से। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? 43वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? तो वो है के आर श्रीराम। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मनोविज्ञान को वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है। बताइए, मनोविज्ञान को वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है, तो ये स्वीकार किया जाता है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान के रूप में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो वो कौन सी विशेषता नहीं है मित्रों? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्म केंद्रित चिंतन। ये नहीं है, बाकी श्रेणीबद्धता है, वर्गीकरण है, अनुरूपीकरण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, विकासात्मक पाठ का संप्रत्यय किसने दिया है? विकासात्मक पाठ का संप्रत्यय किसने दिया है? तो दोस्तों ये दिया है किसने? तो ये दिया है दोस्तों हेविंग हर्स्ट ने दिया था। हेविंग हर्स्ट ने दिया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये प्रतिपादन किया है दोस्तों स्किनर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर ने। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन संबंधित है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों मॉर्गन व किंग का। तो यहाँ पर इसमें मॉर्गन व किंग का कथन है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? बताइए, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जन्म क्रम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अपने आप को दफ्तर में अपमानित होने पर घर में आकर पत्नी व बच्चों पर गुस्सा दिखलाना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? अपने आप को दफ्तर में अपमानित होने पर घर में आकर पत्नी तथा बच्चों पर गुस्सा दिखलाना किस रक्षा युक्ति का ये उदाहरण है? तो दोस्तों ये युक्तिकरण का उदाहरण है। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नहीं, युक्तिकरण का नहीं, ये विस्थापन का है। यानी कि गुस्सा कहीं और दिखाना कहीं और। तो यहाँ पर इसमें विस्थापन का है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके
पिता ने अच्छे अंक आने पर मोबाइल देने का वादा किया है, यह अभिप्रेरण है। तो दोस्तों ये अभिप्रेरण है, ये बाह्य प्रेरण है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये बाह्य प्रेरण है। 74 नंबर का प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किया गार्डनर ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गार्डनर ने। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराधी कृत्य नहीं है? कौन सा बाल अपराधी कृत्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, नशा करना, कक्षा से भाग जाना, ये करते हैं। अभिभावकों का अभिवादन नहीं करना, ये करते नहीं है दोस्तों बाल अपराधी का। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जुआ खेलना है। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 76 नंबर का प्रश्न है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, निम्न में से सबसे तेज कौन सा? बताइए सबसे तेज कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर है वो दोस्तों सबसे तेज है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साक्षात यानी कि एमएचआरडी द्वारा आईसीटी पर लाई गई या लाया गया निम्न में से क्या है? बताइए तो क्या है वो? तो दोस्तों ये साक्षात है, ये वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है ये। तो यहाँ पर एक वन स्टॉप पोर्टल है, ये एजुकेशन पोर्टल है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों स्पेस बार। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी अधिकार मौलिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है? कौन सा कानूनी अधिकार मौलिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है बौद्धिक संपदा का अधिकार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों इसमें मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, ये है दोस्तों मोडेम का पूरा नाम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन के से संबंधित दोस्तों 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन दोस्तों सामाजिक अध्ययन से संबंधित है 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। और ये 60 प्रश्न से संबंधित दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है, वो भी मैंने आपको करवा रखी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर वो क्लासे हैं वो भी जरूर देखें। आप देख रहे हैं दोस्तों 81 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र नहीं है? पंचायती राज तंत्र नहीं है, तो वो कहां पर नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? बताइए, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आयु का दोस्तों इसमें कोई भी उल्लेख है वो नहीं किया गया है। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अधिवक्ता 10 वर्ष तक रह चुका हो। ठीक है, और दोस्तों न्यायाधीश है वो 2 या 2 से अधिक में कम से कम 5 वर्ष तक रह चुका हो। ठीक है, वह एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है यहाँ पे। 83 नंबर का प्रश्न है वो, इसमें देखिए राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो ये तो गणपूर्ति तो 1/10 होगी। ठीक है, गणपूर्ति तो 1/10 होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने वाले अविश्वास प्रस्तावों को लाने हेतु गणपूर्ति 1/3 तथा पारित हेतु 3/4 बहुमत है वो आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 33%, 1/3।
84 नंबर का प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया सही है? राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? तो कौन सी प्रक्रिया सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रक्रिया सही है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 87 नंबर का प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन का अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह तक लागू रह सकता है? तो कितने सप्ताह तक लागू रह सकता है? तो ये दोस्तों 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों वो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों किसने प्रस्तुत करी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। सी नंबर का ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्थापना 1774 में हुई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का पद जापान, गलत हो जाएगा। राज्यपाल का पद है वो दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से लिया गया है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो वो करता है दोस्तों भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया? बताइए कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार दोस्तों ये मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया, ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह तक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 माह तक। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39 का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा मित्रों।
97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम पेशा 1996 बनाया गया? बताइए किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम पेशा 1996 बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों दलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा का प्रावधान किया गया है? का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों 129 अनुच्छेद में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? गोत्र शब्द का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो ये ऋग्वेद में किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। 100 नंबर का प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है उपनिषद में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपनिषद में। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक क्या है सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ये बौद्ध साहित्य है दोस्तों त्रिपिटक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। बिल्कुल अच्छी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो भी निःशुल्क। तो इस चीज का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और लाइक जरूर करें क्लास को। देखते हैं आज दोस्तों कितने लोग लाइक करते हैं क्लास को। चीजें आपको मुफ्त मिल रही है, अच्छी चीजें मिल रही है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र साम्राज्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वैशाली बिहार में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे? उपगुप्त से ली थी अशोक ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपगुप्त से। 104 नंबर का प्रश्न है, कलिंग के युद्ध में अशोक से पराजित राजा खारवेल किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों राजा खारवेल है ये किस वंश के शासक थे? तो ये चेदी वंश के शासक थे दोस्तों, चेदी वंश के। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्न गुप्त शासकों में से कौन वीणा बजाने में पारंगत था? तो वीणा बजाने में तो दोस्तों एक ही पारंगत था, वो था समुद्रगुप्त। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है किसे? तो दोस्तों ये चावार्क को कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चावार्क को। 107 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ये मूलराज यानी कि भीम द्वितीय ने पराजित किया था दोस्तों मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन था? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इल्तुतमिश। 109 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहा की नीति अपनाई थी? रक्त और लोहा की नीति अपनाई थी, तो दोस्तों वो अपनाई थी बलबन ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलबन ने। नेक्स्ट आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में लड़ाई है और सूची सेकंड में वर्ष दे रखा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये अप्रैल 1526 में हुआ था दोस्तों, ये अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 में आ जाएगा। चौसा का युद्ध ये दोस्तों जून 1939 में हुआ था, ये जून 1939 में। और कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा?
तो किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा था? तो ये लॉर्ड लिनथिंगो ने कहा था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 112 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया? औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शाइस्ता खां। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का दोस्तों वास्तविक संस्थापक है वो दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, इनको माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक समय तक वायसराय रहा, सबसे अधिक समय तक वायसराय रहा तो कौन रहा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बारदोली सत्याग्रह। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है, और वहीं पर ही दोस्तों महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन है वो दोस्तों 1 जनवरी 1923 को हुआ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए, तो वो है पूंजीवादी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगी, साख है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? तो सबसे तरल माप है तो वो है दोस्तों M1, M1। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR का पूर्ण रूप है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 121 नंबर का प्रश्न है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, सब्सिडी का उद्देश्य है, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी का उद्देश्य है दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर तकनीकी को बढ़ाना, अवसंचरण, अवसंचरण विकास, तकनीकी को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना। तो अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो ये सभी है वो क्या है? तो ये सभी सब्सिडी के उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ है, बिल्कुल सही बात है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सागर भोज का जैसलमेर है, बिल्कुल सही है। आम उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। आम उत्कृष्टता केंद्र है वो दोस्तों धौलपुर में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी में है, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 124 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया 1968 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1968 में। 125 नंबर का प्रश्न है, भारत में संपोषणीय विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ये अपनाया गया। आगे देखिए, यहाँ पर 126 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है। और देखिए कितने कथन दे रखे हैं, 1 2 3 कथन दे रखे हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में दोस्तों अपने को ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, सॉरी सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण फल, सब्जियां और दवाइयां हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे, ये गलत है। दूसरा इसमें गलत है, बाकी पहला और तीसरा इसमें सही है। तो अपने को गलत ही पूछा है कि कौन सा गलत है, बी नंबर का ऑप्शन, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बना है। तो सर्वाधिक निवेश करने वाला जो देश बना है वो है सिंगापुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन योजना के संबंध में सत्य कथन है। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो वो सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों वो सत्य कथन इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष में इसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष व टाटा ट्रस्ट की मदद से लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। यह जोधपुर संभाग के 6 जिलों में कार्यरत है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना व रोजगार सृजन आदि उपलब्ध करना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन ए और कथन आर, कारण आर दे रखा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। दूसरा देखिए, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, सेल्वा वनों की विशेषता निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों वो कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? पृथ्वी का निम्नतम स्थान है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए पृथ्वी का निम्नतम स्थान, तो वो है डेथ वैली। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेथ वैली। नहीं, मृत सागर है, डेथ वैली नहीं है, मृत सागर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मृत सागर। नेक्स्ट आगे देखिए, द्वीप और सागर, महासागर के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, साइप्रस भूमध्य सागरीय, बिल्कुल सही है। फोकलैंड ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही है। चागोस उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चागोस द्वीप है, ये हिंद महासागर में है, और इस्लास कोकोस ये हिंद महासागर में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। क्योंकि यह सोख लेता है दोस्तों केवल पराबैंगनी बी विकिरण को,
तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो उस घटना को दोस्तों उपसौर के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, जवार व भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। जवार व भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, डेट्राइड ये ऑटोमोबाइल उद्योग है, बिल्कुल सही है। शेफील्ड ये कैटलरी उद्योग है, बिल्कुल सही है। मैनचेस्टर में दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग, ये गलत हो जाएगा। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र नहीं। मुल्तान में दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये दोस्तों 111 किलोमीटर को दर्शाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दोस्तों, वो है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ब्राजील के सवाना क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों सिराडो। सिराडो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वसंत विश्व कब होता है? वसंत विश्व कब होता है? तो दोस्तों ये 21 मार्च को होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21 मार्च को। अब दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं भाग 6, और भाग 6 में दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य कहा जा सकता है। तो किसको कहा जा सकता है? राष्ट्रीयता की भावना को, पर्यावरण का ज्ञान, अच्छी नागरिकता की भावना का विकास। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है शिक्षण कार्य में बाधा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? तो कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? तो वो होती है सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अभिनय क्यों किया जाता है? अभिनय क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों भूमिका निर्वहन करने के लिए दोस्तों अभिनय किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों लक्षण तो दोस्तों यहाँ पे भ्रामक दिख रहा है आपको, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचार पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों प्रयोजनवाद पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस प्रशिक्षण विधि के रूप में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, एडगर डेल के श्रव्य दृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उपयुक्त अनुभव कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त अनुभव कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण अनुभव। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 149 नंबर का प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अभिव्यक्ति के अवसर बिल्कुल आवश्यक है। लेखन कौशल का मूल्यांकन, ये भी दोस्तों सही है। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इसमें सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है बंद प्रश्न। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।